इंसान का पहले से ही डायलिसिस हो जाना चाहिए। लेकिन फर्ज करते हैं कि क्रेटिनिन 2 से नीचे थी, हमने एंजियो कर दी। अब क्रेटिनिन बाद में जो सी है वो थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। ईसीजी देख के या इको देख के इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि एक दीवार को सप्लाई कम मिल रही है। अगर वो दीवार की सप्लाई ओपन हो जाए तो दोबारा दिल की जो परसेंटेज है जो 25% 35% पे गिर गई है वो दोबारा 50 पे जा सकती है कुछ अरसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को एंजियोग्राफी करवानी है, दिल की एंजियोग्राफी करवानी है और उसके गुर्दे की खराबी आ जाती है, क्रेटिनिन राइज में आ जाता है, बड़ा हुआ आ जाता है, तो उस सूरत में क्या उसे एंजियो करवानी चाहिए? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। इसके बाद अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वो डायज डिस्कस भी कर सकूं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद हैं, जो गुर्दे की खराबी का बाइस नहीं बनते या जिनके साथ गुर्दे की खराबी का चांस काफ़ी कम हो जाता है, और उनको किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए उसका मैं इशारा ज़रूर दूंगा, लेकिन वो एग्जैक्ट डोज आम लोगों के इल्म में होना ज़रूरी नहीं है। ये अगली वीडियो की बात। इसके बाद तीसरी वीडियो में ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपको एंजियो करवानी है तो इसके बाद आपके गुर्दे डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको डायलिसिस भी करवाना पड़ता है, और अगर डायलिसिस करवाना पड़े तो क्या होगा। कमिंग बैक, आज की वीडियो पे दोबारा आते हैं। एक जनरल क्वेश्चन जो सा है कि अगर क्रेटिनिन ज़्यादा हो तो क्या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या दिल की स्टंटिंग हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, हो सकती है, लेकिन इस जवाब की कुछ तफसील है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की क्रेटिनिन ज़्यादा है तो वो क्रेटिनिन कितनी ज़्यादा, अगर वो क्रेटिनिन फ़र्ज़ करें कि 1.5 से भी नीचे है तो जनरली मैं उनको बिल्कुल भी वेट करने का नहीं कहता। उनको चाहिए कि अगर ज़रूरत है एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की, तो वो उस डाई को, जिसका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूँगा, इस्तेमाल करें, मुनासिब डोज पे करें, और अगर वो अंदर जाके दिल की दीवारें या दिल की नालियाँ खोल सकते हैं तो उससे दिल मजबूत होगा और इनडायरेक्टली फिर गुर्दा भी मजबूत होगा। जी हाँ, ये मुमकिन है कि इसके बाद कुछ क्रेटिनिन आर्जी तौर पे बढ़े, लेकिन जनरली ये क्रेटिनिन ज़्यादा अरसे तक नहीं बढ़ी रहती। ये हो सकता है हफ्ता या 2 हफ्ते बढ़े, लेकिन उसके बाद ये अमूमी तौर पे नीचे आ जाती। जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है वो तकरीबन आप समझें कि कुछ परसेंटेज है जिसके अंदर आर्जी तौर पे जब मरीज़ डिस्टर्ब होता है, और हो सकता है कि क्रेटिनिन बहुत बढ़े, वो सिर्फ उस सूरत में होता है जब क्रेटिनिन फ़र्ज़ करें ऑलरेडी 3 या 3 से ऊपर है, या फ़र्ज़ करें कि वो 2 से भी कई दफ़ा ऊपर है। और इसमें हर इंसान की सिर्फ क्रेटिनिन नहीं देखी नहीं होती, इसमें ये भी देखना होता है वो क्रेटिनिन कितनी स्पीड से बढ़ी है या गुर्दे की खराबी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। कि फ़र्ज़ करते हैं कि हम आज देख रहे हैं लेकिन गुर्दा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो क्रेटिनिन कल की ज़्यादा ही होगी। उस सूरत के अंदर मैं तीसरी जो सा सीरीज़ का हिस्सा है वीडियो का, मैं डायलिसिस एडवाइस करता हूं कि इस इंसान का पहले से ही डायलिसिस हो जाना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि क्रेटिनिन 2 से नीचे थी, हमने एंजियो कर दी। अब क्रेटिनिन बाद में जो सी है वो थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। अब बढ़ने के बाद अमूमी तौर पे वो वापस आती है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइजेशन अपनी ज़ुबान में कहते हैं। उसके अंदर होता ये है कि दीवार से उतरी हुई जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चिपकी हुई होती है, वो बाज़ एम्बोलाइज हो जाती है, और उससे फिर गुर्दा जो सा है वो लंबे अरसे तक ख़राब भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अब एक तरफ ये असूली फ़ैसला कि अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है और उसके साथ उसकी वजह से गुर्दे कमज़ोर हुए हैं, और हम कहते हैं कि ये वजह हार्ट जो सी है इसको ठीक इसलिए नहीं करना कि गुर्दा डिस्टर्ब है, तो ये मंतकी नहीं है, इसकी लॉजिक सपोर्ट नहीं करता कि अगर वजह ही दिल की कमज़ोरी है और उसके नतीजे में गुर्दा कमज़ोर हो रहा है तो फिर इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा।
लेकिन हम कई दफ़ा कुछ एडवाइस भी ऐसा हो जाता है कि पहले गुर्दे ठीक थे, अचानक गुर्दे ख़राब हुए हैं और एंजियो करने से ये उम्मीद है कि दिल की नालियाँ खोली जाएं तो दिल दोबारा मजबूत हो जाएगा। तो दिल दोबारा जब मजबूत होगा तो गुर्दे को सप्लाई बेहतर मिलेगी, वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन फैसला कई दफ़ा ये हुआ होता है, कुछ फिजिशियंस की तरफ से भी हो जाता है कि जब तक गुर्दा ठीक नहीं होगा तो हम ये वजह ठीक नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा लॉजिक से दूर बात चली जाती है। इस सिचुएशन के अंदर आर्जी तौर पे बास्कत बहुत पेशेंट सिक हो तो वाकई शायद एनजीओ या इस तरह की कुछ चीज़ करने में चैलेंजेस हों, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप ये समझते हैं और ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट आपके ये समझते हैं कि दिल मजबूत हो जाएगा या हो सकता है एनजीओ करने से, और वो ईसीजी देख के या इको देख के इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि एक दीवार को सप्लाई कम मिल रही है, अगर वो दीवार की सप्लाई ओपन हो जाए तो दोबारा दिल की जो परसेंटेज है जो 25% 35% पे गिर गई है वो दोबारा 50 पे जा सकती है कुछ अरसे में। तो फिर वो आर्जी तौर पे जो क्रेटिनिन बढ़ी है उसकी फ़िक्र किए बगैर एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए या एंजियोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कार्डियोलॉजिस्ट ये समझते हैं या दिल के स्पेशलिस्ट ये समझते हैं कि हमने जो इलाज करना था वो कर दिया, अब पेशेंट रिकवर हो रहा है, एंजियोग्राफी करने का मकसद सिर्फ सर्वेलेंस करना है कि एक दफ़ा तसल्ली कर लें, अदरवाइज़ मरीज़ ठीक है, तो उस सूरत के अंदर शायद इस रिस्क को लेना ज़रूरी नहीं है। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि एंजियो हो नहीं सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस सूरत के अंदर अगर दिल की तरफ से तसल्ली हो गई कि दिल अब बेहतर काम करना शुरू हो चुका है, मिसाल के तौर पे एक टीके होता है जैसे एसके या इस तरह के कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो लगता है और दिल की नालियाँ खुल जाती हैं, हार्ट अटैक रिवर्स हो जाता है, अगर ऐसा लग चुका है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ चुका है और मरीज़ बेहतर होना शुरू हो गया है तो उस सूरत के अंदर वेट भी किया जा सकता। लेकिन ये क्रिटिकल फैसला आपके कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करना। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट अपनी जगह जो उनसे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि वो नहीं जानते कि 100 में से चाहे चंद % चांस है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइजेशन कुछ ऐसा हो ना जाए, तो वो मरीज़ को मुकम्मल बात बताते हैं कि ये हो सकता है, ये रिस्क मौजूद है, आप अगर इजाज़त देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे वो मरीज़ों के लिए ऑलरेडी वो परेशान होते हैं, दिल का मर्ज़ अचानक पता चला होता है और अब गुर्दे का भी साथ पता चल गया और फिर आप ये भी धमकी मिल गई कि अगर करेंगे तो डायलिसिस पे ना चले जाएं, तो वो कई दफ़ा बिल्कुल एक शक्ल में चले जाते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं करवानी, और बाज़ का ये डिसीजन मुनासिब नहीं होता क्योंकि उसके नतीजे में वो दिल जिसने गुर्दा कमज़ोर किया हुआ है वो कमज़ोर ही रहता है, नतीजतन गुर्दा भी कमज़ोर रहता है। तो फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का जिसको हमने ठीक ही नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ चीज़ समझा सका हूं और मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली सीरीज़ ऑफ वीडियोस के अंदर से ये समझा सकूं कि इसमें कौन सा डाई इस्तेमाल करना है, डायलिसिस अगर करना पड़े तो क्या होगा, और 2 या 3 हफ्ते के बाद एंजियो के गुर्दे के लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।